शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और हर तरफ भक्तिमय माहौल है और इस माहौल में चर्चा का केंद्र बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना। दरअसल पीएम मोदी नवरात्र में व्रत पर हैं और नींबू पानी पीकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम के ताबड़तोड़ रैली से विपक्ष भी हैरान है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बिना थके बिना रुके चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में लगातार 9 दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं। यानी चुनाव प्रचार की आपाधापी के बीच भी वो न सिर्फ 9 दिन का व्रत रखते हैं, बल्कि पूरी धार्मिक आस्था के साथ सनातन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है और इस उम्र में भी पीएम मोदी नवरात्रि के 9 दिन व्रत तो रखते ही हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन भी करते हैं। वो उपवास पर होने के बाद भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन मंगलवार को नवरात्रि व्रत का प्रथम दिन था। पीएम मोदी ने 3 राज्यों का दौरा किया, जिसमें 2 रैलियां और 1 रोड शो था। पीएम मोदी कल सबसे पहले दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने वहां पर जनसभा की। इसके बाद वहां से 1030 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एक और सभा की। फिर यहां से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर चेन्नई में साई रोड शो किया। गौर करने वाली बात ये कि नवरात्रि के पहले ही दिन पीएम मोदी ने न सिर्फ तूफानी दौरे किए, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ जनता को संबोधित भी किया। नवरात्रि का दूसरा दिन नवरात्रि के दूसरे दिन जहां पूरे देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, पीएम मोदी भी पूजा के साथ साथ अपनी सभाओं को करते रहे। व्रत के बीच पीएम मोदी का मिशन दक्षिण जारी रहा। उन्होंने वेल्लोर में जनसभा को संबोधित किया, फिर चंद घंटे बाद मेट्टुपलायम में जनसभा की और उसके बाद शाम को यहां से 1191 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र के रामटेक में तीसरी रैली की। नवरात्रि का तीसरा दिन 11 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। यहाँ उनकी 12 बजे ऋषिकेश में रैली होगी। इसके बाद 3:30 बजे राजस्थान पहुंचेंगे। यहाँ वो करौली धौलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन 12 अप्रैल को पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो दौसा और बाड़मेर सीट पर प्रचार करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो 13 अप्रैल से लेकर नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि रामनवमी 17 अप्रैल तक प्रधानमंत्री मोदी हर दिन 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और रोड शो करेंगे। इसी के साथ पीएम मोदी पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज कार्यक्रम में भी खुद मौजूद रहेंगे। यानी व्रत का पीएम मोदी के कार्यक्रम पर कोई असर या बदलाव नहीं होगा। 2019 में भी पीएम मोदी ने नवरात्रि के दौरान रिकॉर्ड बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 9 दिन के व्रत के दौरान 13 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। तकरीबन 22,000 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने 23 रैलियां और रोड शो किए थे। 2019 में नवरात्रि 6 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक थी। गौर करने वाली बात ये भी है कि पीएम मोदी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दोनों पर व्रत रखते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ नियमों का पालन करते हैं। पीएम मोदी के लिए नवरात्रि का पर्व है खास। वो बीते 50 सालों से लगातार इन व्रतों को रखते आए हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, नवरात्रि के सभी व्रत रखते हैं। उपवास के दिनों में पीएम मोदी सिर्फ एक फल खाते हैं और नींबू पानी पीते हैं। इसके अलावा वे 9 दिन अनाज नहीं खाते। बावजूद इसके उनकी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आती। देखिए, उनके शब्दों में मानो ऊर्जा झलक रही है। नवरात्रि में पीएम मोदी का व्रत रखते हुए ये अथक परिश्रम उन्हें कर्म योगी बना देता है।
तो चुनावी मौसम में जहां एक तरफ नेता अपनी जीत के लिए रणनीति के साथ साथ जनता तक अपनी पहुंच बढ़ाने और लुभाने के लिए नए नए नवाचार या फिर अनोखे अंदाज के दिखाई दे रहे हैं, तो वही नेताओं के समर्थकों के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अलवर में महिलाएं डांस करती नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आते ही नेताओं को जनता की याद आने लगती है और नेताजी की गाड़ी शहरों से गांवों की ओर घूम जाती है। इस बार भी चुनावी प्रचार के लिए प्रत्याशियों की तरफ से अनोखे तरीके आजमाए जा रहे हैं। एक से एक अनूठे काम हो रहे हैं। कोई इमोशनल हो जा रहा है तो कोई बीच सड़क चाउमीन बना रहा है। इस रेस में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। बिहार के दिग्गज बीजेपी नेता और सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में ठेले पर भूजा बेचते नजर आ रहे हैं। हाल ही में राजीव प्रताप रूडी का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो बीच सड़क चाउमीन बनाकर लोगों को खिलाते हुए दिखाई दिए थे। राजीव प्रताप रूडी का ये अंदाज कार्यकर्ताओं को काफी पसंद आ रहा है और कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में जमकर नारे लगाए। तो वहीं अजमेर में सिंधी समाज के जुलूस में भागीरथ चौधरी शामिल हुए, जिनका अनोखा अंदाज दिखाई दिया। लोगों के बीच अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिणी बीजेपी विधायक अनीता पटेल गानों की धुन पर डांडिया खेलती दिखी। भागीरथ चौधरी को डांडिया खेलता देख लोगों में भी उसके साथ डांडिया खेलने का जुनून पैदा हो गया। दरअसल सिंधी समाज की तरफ से झूलेलाल जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। जहां एक तरफ नेताओं की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं अलवर के राजगढ़ में बीजेपी की एक जनसभा में बारिश ने खलल डाल दी। लेकिन बारिश के बीच महिलाओं ने जमकर डांस किया। कुछ महिलाएं बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर रखे दिखी, तो कुछ महिलाएं बारिश का आनंद उठाते दिखी। दरअसल ये जनसभा अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में थी, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी शिरकत कर रहे थे। चुनावी मौसम में इस तरह की अलग अलग तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी चुनावी मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली में जनसभा करने वाले हैं और पूर्वी राजस्थान के वोटर्स को साधते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। 3 बड़े डोम बनाए गए हैं और भाजपा का दावा है कि पीएम को सुनने के लिए जनसभा में 1 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। विजय शंखनाथ रैली को पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, कुर्सियां लग गई हैं, अब इंतजार है प्रधानमंत्री का। करौली धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदु जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने करौली पहुंच रहे हैं। लोगों में सभा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। करौली के सिद्धार्थ सिटी में पंडाल बनकर तैयार है जहां वो जनसभा को संबोधित करें। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री को लेकर? सर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री को लेकर? मोदी जी के आगमन के संदर्भ करौली में आज मोदी जी पधार रहे हैं। हमारे करौली शहर में बहुत ही उत्साह का माहौल है। जगह जगह उनका स्वागत की तैयारी, ढोल नगाड़े के रूप में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे सिद्धार्थ सिटी में और पुष्प वर्षा करेंगे। अभी से हम उधर से आ रहे थे गुलाब बाग से, उधर बस स्टैंड शहर की ओर से, तो अभी से ही वहाँ से ढोल नगाड़ों के साथ पब्लिक का आना शुरू हो चुका है। मोदी जी के प्रति करौली धौलपुर की लोकसभा क्षेत्र में बहुत उत्साह का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में मोदी जी की पहचान एक अलग उसमें है। ये दूसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हालांकि चुनावी सभा है, लेकिन क्या लगता है आपको कुछ सौगात भी मिल सकती है? मोदी जी जब जहाँ पर भी जाते हैं बहुत कुछ दे के जाते हैं जनता के लिए। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी अपनी जो जहाँ कहीं भी सभा करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सौगातें, बड़ी उपलब्धियाँ देकर जाते हैं जनता के लिए। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है सही समय पर पधार रहे हैं
और उनके स्वागत के लिए और उनके सारी बारीकी से निरीक्षण हमारे प्रशासन भी कर रहे हैं और हमारे द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आचार संहिता का वो है, हम जो भी कोई ऐसी चीज़ें उनको देख रेख कर रहे हैं और अच्छा पूरे इंतजाम किए हैं। प्रशासन को भी बहुत बहुत पूरे योमानो प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से 3-4 दिन से मेहनत रात दिन एक करके प्रशासन लगे हुए हैं हमारे सभी अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, साथ ही 7 IPS सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में आज ईद मनाई जा रही है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ईद उल फितर की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है और ईद को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हम तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं। जयपुर, कोटा, डूंगरपुर और चूरू की तस्वीर, जहां पर ईद का त्योहार मनाया गया। सुबह नमाज अदा की गई और उसके बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाइयां दी गई और अब जो है तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे को मीठा खिलाकर गले लगकर ईद की बधाइयां देते हुए मुस्लिम समाज के लोग नजर आ रहे हैं। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बड़ी ईदगाह पहुंचे। प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और देश में अमन चैन की दुआ भी मांगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी गई और इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ भी मांगने गई। ईद उल फितर का त्योहार आज है और ऐसे में बड़ी ईदगाह पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत। जब रमज़ान के इस तपस्या के बाद में सभी लोगों ने शक्ति संचित की है, मैं सभी को इस मुबारक मौके पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसी मुबारक ईद के मौके पर हम सब लोग इस बात का संकल्प करें कि हम अब अपने वतन को, अपने देश को विकसित बनाएंगे और आने वाले 25 साल में भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बनाएंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा ईदगाह पहुंचे। प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं भी उनके द्वारा दी गई। संपूर्ण देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सबके परिवारों में खूब शांति रहे, खुशहाली रहे और मेरे देश खूब प्रगति करे। और अगली खबर चूरू से है, जहां एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीम ने फर्जी डिग्री जारी करने वाले 2 दलालों को और 1 पीटीआई को गिरफ्तार किया है। एसओजी की 5 टीमों ने चूरू के राजगढ़, सादुलपुर के OPJS यूनिवर्सिटी में भी रेड मारी है। इस दौरान एसओजी को वहां से फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र मिले हैं। एसओजी ने इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और जयपुर मुख्यालय लाई है। तो एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, फर्जी डिग्री जारी करने वालों पर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। ये फर्जी डिग्री जो है वो पाई गई है। 2 दलाल हैं, 1 पीटीआई है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये जब यूनिवर्सिटी में एसओजी ने रेड मारी तो इस दौरान ये जो प्रमाण पत्र हैं, जो फर्जी डिग्री है वो पाई गई है। बाकायदा स्टैंप भी फर्जी बनाई गई हैं। इन सब की बरामदगी जो है वो हुई है। अब आगे एसओजी की टीम इन लोगों से पूछताछ करेगी और देखना होगा कि आगे और कितने लोग हैं इस पूरे मामले में संलिप्त। देश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के लिए मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट के लिए एसएमएस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार आ गई वो खबर जिसका मरीजों को था इंतजार। एसएमएस अस्पताल का नवाचार, छोटी सी पहल, राहत अपार। अस्पताल में लगने वाली लंबी लंबी कतारें, जिन्हें देखने के बाद मरीज एक बार अपनी बीमारी ही भूल जाए। बहरहाल इलाज चाहिए तो कतारों से जूझना ही पड़ेगा। तस्वीरें राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल की, जहां से राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब मरीजों को लैब की जांच रिपोर्ट के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मरीजों को रिपोर्ट सीधे ही मोबाइल फोन पर मिल जाएगी। दरअसल अस्पताल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों को पहले जांच करवाने के लिए सैंपल देने, फिर रिपोर्ट लेने के लिए कतारों में जूझना पड़ता था। इससे राहत दिलवाने के लिए
जांच रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजने की पहल शुरू की गई है। जो पहले से ऑनलाइन आप बिल और HID नंबर डाल के ऑनलाइन रिपोर्ट ले सकते थे, अब आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे रजिस्टर होना चाहिए। जो हमारा IHMS सिस्टम फैच करेगा आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम, उस मोबाइल नंबर पे आपकी रिपोर्ट्स अपने आप चली जाएंगी। हालांकि अभी तक जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भी मिला करती थी, लेकिन हर मरीज अपनी जांच रिपोर्ट ऑनलाइन निकालने में सक्षम नहीं था। जांच रिपोर्ट के बाद अब अस्पताल प्रशासन OPD में लगने वाली भीड़ को भी नियंत्रित करने की कोशिश में है। अब तक रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज सीधे OPD में डॉक्टर के चैम्बर के पास पहुंच जाते थे, जिससे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मरीज भी परेशान होते हैं। अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन के बाद वेटिंग हॉल में रोक दिया जाएगा और मरीजों के अलग अलग लॉट को OPD में भेजा जाएगा, ताकि न मरीजों को कतारों में ज्यादा देर तक खड़ा रहना पड़े और न ही OPD में भीड़ हो। 3 डिपार्टमेंट में हम ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं कि 10-15 मिनट सिस्टम अपने आप इन 3 डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन को 10 मिनट के लिए रोकेगा। उस दौरान थोड़ा सा मतलब मरीजों को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अवेयर करना चाहूँगा कि 10 मिनट का वो धैर्य रखें, क्योंकि उनको बाहर धनवंतरी में धूप में कहीं ऐसी जगह नहीं खड़ा रहना पड़ेगा। डॉक्टर्स उनको अच्छे से देखेंगे। 8 से 10 हजार मरीजों की OPD के अलावा 2 से 2,500 मरीजों की IPD मरीजों के परिजन और अस्पताल का स्टाफ, इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना अस्पताल प्रशासन के लिए हमेशा से ही चुनौती भरा रहा है। अस्पताल प्रशासन लगातार इसे संतुलित करने की कवायद करता आया। अब व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट मिल जाने पर मरीज और उनके परिजनों को बेवजह अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें, राजधानी जयपुर में शाम 5:45 पर त्रिपोलिया गेट से शाही लवाजमे और परंपरा के साथ गणगौर माता की सवारी निकाली जाएगी और गणगौर सवारी के दौरान छोटी चौपड़ा पर लगभग 40 महिला कलाकार घूमर नृत्य की प्रस्तुतियां देंगी और छोटी चौपड़ से ही जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारी गणगौर माता की सवारी पर पुष्प वर्षा करेंगे। और पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि माता की सवारी को देखने के लिए देश विदेश के सैलानी जयपुर पहुंचे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम हैं। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात स्थानीय बालकृष्ण स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। जिले के विभिन्न कलाकारों और विभिन्न ग्रुप ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए नगर परिषद की ओर से लोकल कल्चरल नाइट आयोजित की गई है और जिले के विभिन्न कलाकारों और डांस ग्रुप ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर है, 7 भर्तियों के लिए 9.5 लाख से अधिक के आवेदन आए हैं। सबसे अधिक है LDC भर्ती के लिए 3 लाख आवेदन। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित होगी परीक्षा। तो फिलहाल आपको बता दें कि सबसे ज्यादा LDC भर्ती के लिए ये आवेदन आए हैं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित होंगी परीक्षाएं। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सबसे अधिक LDC आवेदन के लिए 3 लाख LDC भर्ती के लिए 3 लाख आवेदन आए हैं। भर्ती परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित जो है वो की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। थे दिल्ली की शतरंज में शह और मात देने का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी पूरी दिल्ली में बुधवार को सड़कों पर उतरी हुई थी और उनकी मांग सिर्फ एक थी, केजरीवाल का इस्तीफा। सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी को हर दिन झटके पर झटके लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बल्कि पार्टी की सदस्यता को भी छोड़ दिया है। राजकुमार आनंद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हट चुकी है। इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार
और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से फाइनल फाइट यानी निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने दिल्ली की कई अहम जगहों पर सड़कों पर उतरकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुआ, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखने के लिए पूरी जान लड़ा दी। लगातार नारेबाजी हो रही है, महिलाओं समेत कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो बनी हुई है। बैरिकेड एक तोड़कर दूसरे बैरिकेड के ऊपर अब चढ़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन चलाना शुरू कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो तमाम प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर ये वाटर कैनन चलाया जा रहा है और उसके बावजूद जो तमाम प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड पर मौजूद नजर आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ये देखिए, वीरेंद्र सचदेवा गिरते गिरते बचे, कार्यकर्ताओं ने उन्हें संभाल लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे है और तब तक सड़कों के ऊपर लोगों के बीच में रहेगा जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे। अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। अरविंद केजरीवाल इसलिए मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका अपनी जमानत के लिए नहीं बल्कि अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराने के लिए दायर की थी। अगर उनकी गिरफ्तारी गलत साबित हो जाती तो उनकी ईमानदारी पर उठ रहे सारे सवाल खारिज हो जाते और शराब घोटाले की पूरी थ्योरी ही धराशायी हो जाती। लेकिन फैसला केजरीवाल के खिलाफ गया और इसलिए अब मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के लिए उन पर बीजेपी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर उनका त्याग पत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए। जब तक अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र दे नहीं देंगे तब तक भाजपा कार्यकर्ता उनके विरोध में अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इन मुश्किल परिस्थितियों से बचने के लिए अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं, लेकिन आज उनको और भी कई झटके लगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने के लिए भी याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। इसके अलावा संजय सिंह और भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात करनी थी और मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। हालांकि आम आदमी पार्टी को अब भी पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी नेताओं की रिहाई जल्द होगी। कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाई। आम आदमी पार्टी को सत्ता में आए करीब 10 साल हुए हैं और इन 10 सालों में साल 2024 आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल बीत रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य लिखा जाता है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।